नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संजय प्रभाकर एक नए विषय के साथ आने वाले कल में बड़े संकट की आहट की आशंका के साथ आया हूं सचेत करने आपको। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर महाराष्ट्र में पढ़ने लिखने और पढ़ने के लिए खर्चा खुद पार्ट टाइम काम करके निकालना चाहते हैं, अपनी पॉकेट मनी खुद कमाना चाहते हैं और नौकरी करने या बिजनेस करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो उससे पहले इस वीडियो को आरंभ से अंत तक, शुरू से आखिरी तक एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा दोस्तों, पेशेंस के साथ, और दिलो दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिएगा जो कहने जा रहा हूं, क्योंकि इसका सरोकार आप सबसे है, हम सबसे है। क्योंकि ऑटो रिक्शा और टैक्सी वालों के बाद अब इन सभी लोगों पर गाज गिर सकती है और यह फरमान किसी गांव के या गली मोहल्ले के छुटभइये चवन्नी छाप नेता ने जारी नहीं किए हैं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के संवैधानिक पद पर शपथ लेकर बैठे एक जिम्मेवार मंत्री की खुली चुनौती मानिए या फिर सरकारी हिदायत। क्या अगली मार अब मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, नासिक समेत पूरे महाराष्ट्र में मौजूद भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फूड आउटलेट्स, गुड सर्विसेज पर पड़ने वाली है? मैकडॉनल्ड्स हो, केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट, बर्गर किंग, सबवे, स्टारबक्स जैसे आउटलेट्स हैं। नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। और जो रिसर्च करके मैंने जानकारियां निकाली हैं, उन आंकड़ों को सुनेंगे तो यकीनन आप बोलेंगे, अरे भाई, संजय प्रभाकर भैया के बातों में दम तो है। लेकिन मेरे पिछले कुछ वीडियो में मेरे चाहने वालों को एक शिकायत मुझसे थी, वो ये कि संजय भैया लिखते हैं, वो संजय भैया कमेंट बॉक्स में, संजय भैया, संजय सर, आप बहुत लंबी वीडियो बना देते हैं, 5-6 मिनट का बनाया कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ये आपका प्यार है कि आप मुझे सुनना चाहते हैं, छोटे में लेकिन सुनना चाहते हैं। लेकिन एक बात यह भी सोचिए कि अगर मैं हवाई बात करके छोटे वीडियो में निकल जाऊं, कोई फैक्ट्स रिसर्च किए बिना, सब बिना सबूतों के डाल दूं आपके सामने, वीडियो पोस्ट करूं, क्या वो विश्वसनीय रहेगा? आंकड़ों को निकालने में, जानकारियां इकट्ठा करने में काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी समय देना पड़ता है, तभी तो आपको सटीक बात ताल ठोक कर मैं बता सकता हूं, ताल ठोक कर। चलिए, उम्मीद है इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे और अपनी राय अलग अलग एंगल्स पर जरूर लिखेंगे। पहले इन सरकार का बयान सुन लीजिए, उसके बाद मराठी बोलना ही पड़ेगा। इसका असर मुंबई से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेबल तक बात होगी, सबूतों के साथ। सुनिए। महाराष्ट्र में अगर रहने वाले लोग, महाराष्ट्र में अगर व्यवसाय करने वाले लोग, महाराष्ट्र में अगर रोजी रोटी अगर वो कमाते हैं तो उनको मराठी आना पड़ेगा। एक बार मैं दोहराता हूँ, चाहे कितना ही किसी का भी विरोध हो, किसी का भी कुछ भी कहना हो, महाराष्ट्र में अगर व्यवसाय करना होगा तो मराठी आना ही होगा। इस बयान का इंटरप्रिटेशन निकालिए। महाराष्ट्र में जो भी बिजनेस करेगा उसको मराठी सीखना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक की इस खुली हिदायत के बाद अब सवाल उठ रहा है जहन में, क्या महाराष्ट्र में देसी और विदेशी कंपनियों के निवेश को झटका लगने का खतरा बढ़ गया है? लाखों करोड़ रुपए का यहां निवेश किया है कंपनियों ने। क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी का डब्बा गुल करने वाला काम शुरू कर दिया है? मैं महाराष्ट्र भर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा दोस्तों, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। मुंबई में मार पड़ेगी लोगों को तो दर्द दिल्ली तक पहुंचेगा या नहीं, उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा या नहीं, पंजाब तक पहुंचेगा या नहीं, किसी भी राज्य तक पहुंचेगा या नहीं, सोच लीजिए। कई विदेशी कंपनियों का यहां हजारों करोड़ का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है और कारोबार है, और महाराष्ट्र सरकार खुद लगातार नया इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश में है, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। निवेश का ग्राफ अगर गिरा तो तिरछी नजर के साथ विपक्ष के बुलडोजर नेता उद्धव ठाकरे मशाल लिए खड़े हैं। और महाराष्ट्र में बिजनेस करना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। ये वाली बात हवाई नहीं कह रहा हूं मैं कि आगे क्या हो सकता है, कह रहा हूं आशंकाएं। सरकार के एक कद्दावर कैबिनेट मंत्री का यह बयान है, आपने सुना। इसकी शुरुआत फिलहाल ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर से हो चुकी है, तो क्या अगला निशाना बड़े नेशनल और इंटरनेशनल फूड आउटलेट्स हो सकते हैं?
मन में सवाल आ रहे हैं या नहीं और इसकी वजह क्या है वो भी सुनिएगा। इस संभावना को लेकर दोस्तों सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ये फूड आउटलेट्स प्राइवेट कंपनी जरूर हैं, लेकिन आम जनता से सीधे कारोबार करते हैं। इसलिए ग्राहकों से सहज संवाद और बेहतर सर्विस के नाम पर कर्मचारियों से लोकल लैंग्वेज का फंक्शनल नॉलेज यानी कि बातचीत करने का नॉलेज मांगे जाने का तर्क आगे बढ़ाया जा सकता है सरकार की तरफ से। अब बड़े बड़े मॉल्स हों, फूड कोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और पब्लिक प्लेसेस में जो चल रहे फूड कोर्ट्स, फूड आउटलेट्स तक जाइए, यहां दूसरा डर खड़ा नजर आने लगेगा। क्या कल इन आउटलेट्स में काम करने वाले किसी लड़के या लड़की को घेर कर पूछा जाएगा, मराठी येत नाही का तुला? मराठी मध्ये बोला, मराठी बोल रहे बाबा। और जवाब मराठी में नहीं मिला तो क्या मराठी अस्मिता के नाम पर कोई हुजूम उस पर टूट पड़ेगा? सवाल खड़े हो रहे हैं या नहीं, सोचिएगा। खतरा, यह आशंका हवा में इसलिए पैदा नहीं हो रही है क्योंकि भाषा के टकराव को लेकर बहस, धक्का मुक्की और मारपीट की खबरें समय समय पर सोशल मीडिया और खबरों के प्लेटफॉर्म्स पर सामने आती रही हैं। आप देखते होंगे, क्या सरकारी बैंक, क्या लोकल ट्रेन, क्या रेलवे स्टेशन, क्या टिकट विंडो और क्या स्टेशन मास्टर के केबिन। कई तस्वीरों को आपने हाल में देखे होंगे। भाषा को लेकर विवाद की खबरें अलग अलग जगहों से सामने आती रही हैं। इसलिए सवाल गंभीर है कि जिस भाषा को लोगों को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, कहीं उसी भाषा के नाम पर किसी आज के युवाओं समेत अन्य लोगों के मन में डर तो पैदा नहीं किया जा रहा है। और यह डर फौरी तौर पर छोटे मोटे फायदे हो सकते हैं यहां पर, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां तौबा कर सकती हैं। अब किसी बड़े मॉल के फूड कोर्ट में चले जाइए, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट, बर्गर किंग, सबवे, स्टारबक्स या दूसरे आउटलेट्स के काउंटर्स पर खड़े लड़के लड़कियों को देखिए। इनमें लोकल युवाओं के अलावा बड़ी संख्या में देश की अलग अलग हिस्सों से पढ़ने और कमाने आए नौजवान काम करते आपको दिखेंगे, दिखाई देते हैं ना। कोई नॉर्थ ईस्ट से आया है, कोई मणिपुर से, कोई नागालैंड से, कोई आसाम से, कोई मेघालय से, कोई त्रिपुरा से, कोई अरुणाचल प्रदेश से, कोई उड़ीसा और बंगाल से, तो कोई दक्षिण भारत से। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से पश्चिम भारत तक के युवा पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब्स के जरिए अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते हैं, अपना पेट पालते हैं और कई परिवार इसी से चलते हैं। लेकिन आज का असली विषय इससे भी बड़ा है। सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र सरकार ने अमेरिका के गिरेबान में भी हाथ डालकर बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, रिस्क ले लिया है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। सवाल अब यह खड़ा हो रहा है कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने अमेरिका के गिरेबान में हाथ डाल दिया है और हाथ डालकर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है? आगे सुनिएगा, उसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो ही जाएंगे। देखिए, मराठी अस्मिता की बात हो, मराठी भाषा की बात हो, मराठियों के कल्याण की बात करें या फिर भूमि पुत्रों के अधिकारों की बात की जाए, तो मेरी नजर में इस पूरे साम्राज्य के सबसे महान सेनापति अगर कोई थे और माने जाते हैं तो बाला साहब ठाकरे, ये मैं मानता हूं। आप क्या सोचते हैं, लिखिएगा जरूर। और वो चाहते तो आज जो मराठी मस्ट वाला, मराठी जरूरी वाला सरकारी जो हंटर चलाया गया है, वो नहीं कर सकते थे। उनके बेटे शिवसेना के चीफ रहे, अभी अपनी शिवसेना के चीफ हैं यूबीटी के, उद्धव बाला साहब ठाकरे, और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे। वो पद पर रहते कभी भी कर सकते थे। और ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बाला साहब ठाकरे का नाम ऊपर छपा हुआ है। उनका नाम छपवा कर बांटा जा रहा है ड्राइवर्स को। बाल ठाकरे अपने पिता महान साहित्यकार स्वर्गीय प्रबोधनकार ठाकरे का नाम छपवाकर या मराठी भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार पु. ल. देशपांडे का नाम छपवाकर यही काम कर सकते थे ना, कभी भी कर सकते थे, क्यों नहीं किए? आम जनता की सरकार कही जाने वाली कांग्रेस की सरकारें कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि वे जानते थे कि इससे मुंबई और महाराष्ट्र की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब होगी और लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। विदेशी कंपनियां यहां निवेश करने से तौबा कर लेंगी। अब कब्र
खुद चुकी है। अब कब्र खुद चुकी है तो आगे सुनिए, सबूतों का पूरा हवाला दूंगा दोस्तों, पूरा हवाला दूंगा, सुनिएगा ध्यान से, पेशेंस के साथ। दोस्तों वैसे तो महाराष्ट्र में बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं, आपको मालूम है। और अगर अमेरिका की खास तौर पर बात करें, अमेरिका की खास तौर पर, तो अमेरिका की भी बहुत सारी कंपनियां यहां पर कारोबार कर रही हैं, हजारों लाखों करोड़ का उनका निवेश है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, आज सिर्फ अमेरिका की टैक्सी कंपनी जो है उबर वहीं की है, और अमेरिका के फूड ब्रांड्स की बात करें तो क्या तस्वीर निकलती है, सुनिएगा। एक तरफ उबर पर मराठी नियम की लगाम और दूसरी तरफ अमेरिकी फूड आउटलेट्स के हजारों करोड़ रुपयों के कारोबार के भविष्य पर मराठी मस्ट की लटकती संभावित तलवार कैसी हो सकती है, उसका असर क्या हो सकता है, सुनिए आंकड़ों के साथ, पूरे रिसर्च के साथ। और पहले सुनिए ऐप बेस्ड ऑटो रिक्शा और टैक्सी की बात। उबर अमेरिकी कंपनी है, कई सालों से भारत में है, हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है यहां पर। लेकिन मराठी मस्ट वाले सरकारी आदेश के बाद अब उबर से जुड़े ड्राइवर्स भी इसके दायरे में आ गए। खतरा, रोजी रोटी का खतरा। और जिस तरह कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि जो भी यहां बिजनेस करेगा उसे मराठी सीखना ही पड़ेगा, और उस बयान का मतलब सिर्फ आज के ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक सीमित है या आगे इसका दायरा बढ़ भी सकता है, यह सवाल अपनी जगह मौजूद है। फिलहाल कार्रवाई ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, इसलिए आगे दूसरे सेक्टर्स पर यही नियम लागू होगा, अभी से यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन आशंकाएं हैं। क्यों है आशंकाएं? वो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि जहां पर सीधे पब्लिक से संपर्क है, जो यहां बिजनेस करते हैं, उनको मराठी मस्ट है। लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए मराठी के फंक्शनल नॉलेज का तर्क अगर आगे बढ़ाया गया तो फूड आउटलेट जैसे पब्लिक फेसिंग बिजनेसेस की बात पर बहस खड़ी होना असंभव बिल्कुल नहीं है। अब इन अमेरिकी फूड ब्रांड्स का आर्थिक आकार देखिए। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, केएफसी, पिज्जा हट, बर्गर किंग, सबवे, स्टारबक्स, टैको बेल, पोपोइज और डंकिन जैसी प्रमुख अमेरिकी फूड चेन्स जो है, इनका भारत में ज्वाइंटली संयुक्त सालाना कारोबार करीब करीब 20,000 करोड़ का है। 20,000 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। ये मेरे रिसर्च में बातें आई हैं, सारे मेरे पास उन रिसर्च के सबूत हैं। और महाराष्ट्र में इन ब्रांड्स की कंबाइंड ऑडिटेड सेल्स का हालांकि कोई अलग से ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन आउटलेट प्रेजेंस, जितने आउटलेट्स हैं और बड़े अर्बन कंज्यूमर मार्केट के आधार पर इनका महाराष्ट्र का कारोबार महाराष्ट्र में करीब करीब 5,000 करोड़। पूरे देश में अगर 20,000 करोड़ का है तो 25% तो महाराष्ट्र में 5,000 करोड़ का सालाना ऑर्डर में होने वाला अनुमान लगाया गया है। इतना बिजनेस, तो सोचिए कितने लोगों को यहां रोजगार मिल रहा होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और ये ऑफिशियल फिगर तो नहीं है, एस्टिमेट है जो रिपोर्ट्स में आई हैं। और सामान्य रेस्टोरेंट सर्विस पर 5% जीएसटी में इंट्रा स्टेट सप्लाई पर 2.5% जो है एसजीएसटी जो कि स्टेट लेता है। अगर इसी अनुमानित महाराष्ट्र सेल्स पर सीधा थियोरेटिकल कैलकुलेशन लगाते हैं अनुमान पर, तो करीब करीब 125 करोड़ रुपए का जो है जीएसटी महाराष्ट्र इनसे लेती है, फूड चेन वालों से। हालांकि ये टैक्स कलेक्शन, टैक्सेबल टर्नओवर और दूसरे अकाउंटिंग फैक्टर्स के कारण अलग हो सकता है। और भारत में इन अमेरिकी फूड सर्विस ब्रांड्स का नेटवर्क कोई मामूली बिल्कुल नहीं है। आगे का आंकड़ा सुनिए, जो मेरे रिसर्च में बातें सामने आई है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 कंपनी डिस्क्लोजर्स और रिपोर्ट्स जो आई हैं, उसको अगर हम जोड़कर देखते हैं तो 10 ब्रांड जिनके नाम मैंने आगे लिए हैं, मैकडॉनल्ड्स और बाकी के टैको बेल वगैरह, भारत में करीब 7,000 से ज्यादा इनके आउटलेट्स हैं। 7,000 से ज्यादा। जहां आप जाते हैं, कुछ भी खाने का मन हुआ, कॉफी पीने का मन हुआ तो आप जाते हैं। तो इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसमें डोमिनोज जो है इसके करीब करीब 2,455 और केएफसी के करीब 1,358, पिज्जा हट के करीब 980, सबवे के करीब करीब 900, इससे ज्यादा, और मैकडॉनल्ड्स के करीब करीब 650 से ज्यादा, बर्गर किंग 581 के करीब और स्टारबक्स के 502 स्टोर्स बताए गए हैं। मेरे रिसर्च में आई हैं बातें सामने। और ये बिजनेसेस प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे
हजारों भारतीयों को रोजगार देते हैं, जिसमें अगर महाराष्ट्र की बात हो उसमें मराठी भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, और सप्लायर्स जुड़ते हैं इससे, लॉजिस्टिक्स जुड़ते हैं इससे, डिलीवरी वाले जुड़ते हैं इससे, रियल एस्टेट जुड़ते हैं उससे, और दूसरी सर्विसेज को जोड़ दें तो प्रत्यक्ष और परोक्ष लाइवलीहुड इकोसिस्टम यानी कि आजीविका का जो इकोसिस्टम है और बड़ा हो जाता है। और इनकी बिक्री से जीएसटी आता है, प्रॉपर्टीज और कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से लोकल बॉडीज और सरकार को अलग अलग टाइप के टैक्सेस आते हैं, फीस मिलती हैं। और अब फिर लौटिए अमेरिका पर एक बार थोड़ा सा फिर से। क्या महाराष्ट्र सरकार ने यूनिवर्स बॉस से पंगा ले लिया, जो खुद को यूनिवर्स बॉस सोचता है? दोस्तों, अमेरिका की आर्थिक और टैरिफ पॉलिसीज इस समय पूरी दुनिया देख रही है, 12 बजा हुआ है वहां का। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं टैरिफ्स को ट्रेड पॉलिसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन यह कहना कि महाराष्ट्र की मराठी पॉलिसी के कारण ट्रंप कोई कार्रवाई तुरंत अभी करने वाले हैं, यह फैक्ट अभी नहीं है। फिर भी सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि उनको अगर नुकसान होगा उनके देश को तो हंटर चलाएंगे वो भी। फिर भी सवाल उठना लाजिमी है कि अगर महाराष्ट्र में हजारों करोड़ का कारोबार, ये तो मैंने सिर्फ 2 कंपनी की बात की है, ऐसी कई कंपनियां हैं, हजारों करोड़ का कारोबार और निवेश करने वाली अमेरिकी कंपनीज को आने वाले दिनों में अपने बिजनेस पर गंभीर असर का खतरा महसूस हुआ, तो क्या वे वॉशिंगटन में अपनी सरकार के सामने चिंता नहीं रखेंगी? सरकार डोनाल्ड ट्रंप, क्या महाराष्ट्र सरकार और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच इसे लेकर अभी टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में? कहा नहीं जा सकता। क्या अमेरिकी कंपनीज ने अभी ट्रंप से इसकी कंप्लेंट कर दी है? इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, हो सकता है बातें हुई हो। और क्या ट्रंप को मराठी मस्ट की भनक लग गई? सवाल है। इसलिए उन्होंने अपने राजदूत सर्जियो गोर को इन्वेस्टमेंट का नया लॉलीपॉप देकर मुंबई भेजा। इसका भी कोई प्रमाण तो नहीं है। सर्जियो गोर का मुंबई आना मराठी विवाद से जुड़ा था, ऐसा फैक्ट भी मेरे पास नहीं है। लेकिन टाइमिंग देखिए, टाइमिंग राजनीतिक सवाल जरूर पैदा करती है। ये टाइमिंग आपने खबरों में देखा होगा, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। अलग अलग अखबारों में, न्यूज प्लेटफॉर्म्स में उनकी तारीफ वाले बयान आए। और एक अखबार है बहुत पुराना, बहुत बड़ा, फ्री प्रेस जर्नल, उसमें आया कि उन्होंने फडणवीस को इनक्रेडिबल और विजनरी नेता बताया। इनक्रेडिबल और विजनरी नेता बताया। तारीफ से किसे नफरत हो सकती है दोस्तों? तारीफ से किसको नफरत होगी सोचिए। और अपनी तारीफ सुनकर मुख्यमंत्री फूल के कुप्पा अगर हो जाएं तो हैरानी की बात भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन गोर के बयान में, सर्जियो गोर के बयान में एक बात अंडरलाइन करने वाली है, मानेंगे आप? देखिएगा, उन्होंने कहा कि अमेरिका महाराष्ट्र में पहले से इन्वेस्टेड है, निवेश किया हुआ है, और वी विल कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई विन विन सिचुएशंस दैट बेनिफिट बोथ ऑफ आवर नेशंस। यानी दोनों देशों को फायदा पहुंचाने वाले अवसर अमेरिका तलाशता रहेगा महाराष्ट्र में। लेकिन इसी महाराष्ट्र में मराठी भाषा वाला हंटर, सरकारी हंटर, अभी ऑटो रिक्शा और टैक्सी सर्विसेज पर लागू हो चुका है, और अमेरिकी कंपनी उबर से जुड़े ड्राइवर्स भी इसके दायरे में आ चुके हैं। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक कैमरे पर कह चुके हैं खुल्लम खुल्ला कि जो भी महाराष्ट्र में बिजनेस करेगा उसको मराठी सीखना ही पड़ेगा। ऐसे में सर्जियो गोर ने मुंबई में रहते हुए इस नए विवाद की खबरें जरूर पढ़ी होंगी, देखी होंगी, या अपने अधिकारियों से इस पर चर्चा भी की होगी। इनकार तो नहीं कर सकते, इसकी पुष्टि हमारे पास नहीं है। लेकिन अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट के लिहाज से सवाल स्वाभाविक है ना, है कि नहीं, कि अगर बड़ी संख्या में उबर ड्राइवर्स पर लाइसेंस, ऑथराइजेशन या परमिट संबंधी कार्रवाई की गई मराठी के नाम पे, तो कंपनी के महाराष्ट्र ऑपरेशंस पर उसका आर्थिक असर कितना बड़ा होगा सोचिए। तिल मिलाएंगे या नहीं डोनाल्ड ट्रंप? हालांकि मुंबई आकर सर्जियो गोर ने मुंबई को ग्लोबल सिटी बताया और महाराष्ट्र की वैश्विक पहचान को मुंबई और फडणवीस के नेतृत्व से जोड़ा। और IACC कन्वेंशन में उन्होंने इंडिया यूएस गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड को $240 अरब से ज्यादा बताया है, और 2030 यानी कि आने वाले 4 साल तक
500 अरब डॉलर, करीब करीब डबल इसके लक्ष्य की बात की। लेकिन यहां पर लग ही लग रहा है महाराष्ट्र की वजह से, ऐसा सवाल उठ सकता है ना। और इसी दौरान जो है क्लीवलैंड क्लिनिक के साथ नवी मुंबई मेडिसिटी पर सहयोग की बात भी सामने आई। और इस प्रस्ताव में मेडिसिटी में हॉस्पिटल्स होंगे, मेडिकल एजुकेशन की बात है और क्लिनिकल रिसर्च की बात है, बायोटेक्नोलॉजी की बात है, एआई हेल्थ केयर की बात है और वेलनेस सर्विसेज भी होंगी। ये अमेरिकी कंपनी आने वाली है, ऐसी खबरें आई हैं। यानी मरीजों और हेल्थ सर्विसेज के जरिए जनता से सीधा संपर्क तो होगा ना भाई, तो वहां भी मराठी मस्ट हो सकता है। और यही टेक्नोलॉजी और एनर्जी इन्वेस्टमेंट की भी बात है। आम जनता से सीधा संपर्क इस मामले में तो बड़ा मुश्किल हो सकता है, सीधे सीधे डायरेक्टली। इसलिए सभी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट को सीधे पब्लिक फेसिंग बिजनेस कहना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन सवाल फिर भी वही है, महाराष्ट्र में बिजनेस करने आई अमेरिकन कंपनीज अगर रेगुलेटरी सर्टेनिटी महसूस करने लगे तो इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा या नहीं, सोच लीजिए। कितने लोगों को रोजगार पर असर पड़ेगा, सोच लीजिए। पर प्रांतियों पर ही नहीं, यहां के लोगों पर भी पड़ेगा। जब कंपनी आने से पहले तौबा कर लें तो भाई आप रोजगार किसको दिलाएंगे? लोकल को कैसे दिला दीजिएगा? और देखिए, ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनी सिर्फ लोकल स्टाफ से नहीं चलती हैं, उनमें अलग अलग राज्यों और देशों के प्रोफेशनल्स काम करते हैं। और मामला इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेशन पर असर पड़ने का बहुत बड़ा खतरा है। और ग्राफ नीचे गया तो सामने उद्धव ठाकरे मशाल लेकर खड़े हैं, सोच लीजिए। और साथ ही इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशंस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट भी बनाकर रखना होगा ताकि विदेशी लोग आए। इसके लिए एनवायरनमेंट तो चाहिए अच्छा। इसलिए मराठी लैंग्वेज का डंडा, सरकारी डंडा, अगर कभी ट्रांसपोर्ट से आगे बढ़कर अमेरिकन कंपनीज की वाइडर वर्कफोर्स पर पहुंचा तो सवाल सिर्फ लैंग्वेज पॉलिसी का नहीं रहेगा मेरे भाइयों, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का भी बनेगा। कहानी उबर से शुरू हो चुकी है अगर हम बात करें अमेरिका के लिए तो। इसलिए समझ लीजिए, ऐप बेस्ड टैक्सी इकोसिस्टम पर कार्रवाई महाराष्ट्र को इनकम और लाइवलीहुड, आजीविका, रोजगार के नजरिए से कितनी बड़ी महंगी पड़ सकती है, सोच लीजिए ये बातें। और काफी रिसर्च के बाद जो आंकड़े मिले हैं, हो सकता है आपको बोरिंग लग रहे हो, लेकिन जानना जरूरी है, सुन लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एजेंसी टोफलर के फाइनेंशियल डेटा के आधार पर बताया कि अमेरिकन कंपनी उबर की इंडियन एंटिटी उबर इंडिया सिस्टम्स की फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के सेल्स में करीब करीब 3,849 करोड़ रही। 3,849 करोड़ रही। और सोच लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है। अब महाराष्ट्र में उबर का आकार भी समझिए। बार एंड बेंच की बॉम्बे हाईकोर्ट जो प्रोसीडिंग्स हुई, उसमें जो रिपोर्ट्स आई थी, उस आधार पर मैं बता रहा हूं, जनवरी 2022 की बात है, 4 साल पहले की। उस रिपोर्ट के आधार पर कि उबर ने खुद अदालत को बताया था कि महाराष्ट्र में करीब 3.5 लाख कैब ड्राइवर्स हर सप्ताह उसका ऐप इस्तेमाल करते हैं और उबर बुक्ड राइड से 7,500 से लेकर 15,000 प्रति सप्ताह कमाते हैं। 4 साल पहले अदालत में कहा था। और इसका कोई ताजा ऑफिशियल, इस समय का ऑफिशियल महाराष्ट्र स्पेसिफिक ड्राइवर काउंट उबर ने सार्वजनिक अभी तक नहीं किया है ताजा। उबर इंडिया के प्रेसिडेंट प्रभजीत सिंह ने 2025 में बताया था कि देश में उबर ड्राइवर पार्टनर्स की संख्या 2023 के करीब जो है 2023 में 10 लाख थी, जो बढ़कर 2024 में 14 लाख हो गई। 24, अब तो 2 साल और बढ़ गया है। और अगर महाराष्ट्र के 2022 वाले 3.5 लाख बेस पर केवल इसी नेशनल ग्रोथ ट्रेंड को इंडिकेटिव बेंचमार्क मानकर चलें तो आज महाराष्ट्र में उबर से करीब करीब 5 लाख ड्राइवर पार्टनर अकाउंट जुड़े होने का एक मोटा अनुमान निकल सकता है। 5 लाख मतलब 5 लाख लोग जो है उबर चला रहे हैं और इसके साथ ही इतने 5 लाख परिवारों का घर चल रहा होगा। लेकिन एक बात साफ समझना चाहिए, ये उबर का ऑफिशियल करंट महाराष्ट्र का फिगर नहीं है, बल्कि पुराने महाराष्ट्र फिगर और नेशनल ग्रोथ ट्रेंड पर जो आधारित रिपोर्ट्स आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब भारतीय कंपनियों को जोड़िए थोड़ा सा,
जरूरी है। बिजनेस स्टैंडर्ड मीडिया हाउस है बहुत बड़ा, इसके मुताबिक ओला कंज्यूमर का फाइनेंशियल ईयर 2025 ऑपरेटिंग रेवेन्यू करीब करीब 1171 करोड़ रुपए था, जबकि रैपिडो का ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो था उसकी आमदनी करीब करीब 934 करोड़। यानी उबर, ओला और रैपिडो की इंडियन एंटिटीज जो है, जो इंडिया में है ये कंपनियां, ये फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो रिपोर्ट रेवेन्यू को अगर हम जोड़ते हैं तो आंकड़ा करीब करीब 5,954 करोड़ रुपया बैठता है, 6,000 करोड़ के आसपास मान लीजिए। इन एप्स से होकर गुजरने वाली एक्चुअल राइड इकोनॉमी इससे बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। अब सुनिए, अब रोजगार या आजीविका को देखिए। अकेले उबर का इंडियन ड्राइवर नेटवर्क करीब 14 लाख बताया गया है इंडिया में पूरा। और इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें यह भी कि 1.4 मिलियन ड्राइवर पार्टनर्स का आंकड़ा है ये। ओला ने 10 लाख से ज्यादा ड्राइवर होने की बात कही है और रैपिडो का कैप्टन नेटवर्क भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इन नंबर्स को जोड़कर अलग अलग लोगों की संख्या बताना तो फिलहाल संभव नहीं है कि इस समय कितने हैं, बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन इतना साफ है कि भारत में कई लाख लोगों की डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट आजीविका ऐप बेस्ड मोबिलिटी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। इस समय जो ऐप के थ्रू ओला, उबर, इस टाइप के जो टैक्सीज चल रहे हैं, ऑटो। और सरकार को क्या मिलता है ये भी आपके मन में होगा कि भाई सरकार जो है भड़की क्यों हुई है। भाई उनको भी मिलता है ना टैक्स वैक्स के रूप में। और केंद्र और राज्यों को इस इकोसिस्टम से जीएसटी मिलता है, कॉमर्शियल व्हीकल से मोटर व्हीकल टैक्स, रजिस्ट्रेशन, परमिट और दूसरे जो जरूरी फीस हैं वो भी लेती है ना सरकार। यानी तस्वीर समझ लीजिए, करीब करीब 6,000 करोड़ का 3 बड़ी कंपनियों का रिपोर्टेड इंडिया रेवेन्यू इस समय बताया जा रहा है, जिसमें कई लाख ड्राइवर इस समय काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मतलब इससे आमदनी पा रहे हैं। और सरकार के लिए जीएसटी और जो व्हीकल रिलेटेड रेवेन्यू मिल रहा है। और अकेली अमेरिकन उबर ने 2022 में, आज से 4 साल पहले, महाराष्ट्र में 3.5 लाख वीकली ऐप यूजिंग कैब ड्राइवर्स का आंकड़ा जो बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया था वो 5 लाख था। तो उसका टैक्स भी तो जा रहा है ना भाई, सोच लीजिए। तो ऐसे में सवाल ये उठेंगे, और अगर कल यही मराठी मस्ट ट्रांसपोर्ट से निकलकर मॉल्स, फूड कोर्ट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज के काउंटर्स तक पहुंच गया, आशंकाएं हैं, तब सवाल केवल मराठी का नहीं होगा दोस्तों, सवाल इन्वेस्टमेंट का होगा, निवेश का होगा, रोजगार का होगा, रेवेन्यू का होगा, दूसरे राज्यों से आए भारतीय नागरिकों के अधिकारों का होगा, और यहां के लोगों पर भी पड़ेगा असर। क्योंकि अगर कोई कंपनी यहां पर आने से तौबा कर ले इस ऐसे माहौल में, तो फिर भाई लोकल को भी नौकरी कौन देगा? जब कोई आएगा ही नहीं, कोई कंपनी आएगी नहीं, तो कैसे मिलेगी नौकरी, रोजगार कैसे मिलेगा? और महाराष्ट्र की उस ग्लोबल इमेज का क्या होगा जिसे खुद सरकार दुनिया भर में बेच रही है? इसलिए आखिरी सवाल फिर वही, क्या महाराष्ट्र सरकार ने मराठी मस्ट का हंटर चलाते चलाते यूनिवर्स बॉस से पंगा लेने का रिस्क उठा लिया है? अब ऐसे में देखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरीके से वो यहां की सरकार से बात करते हैं। जाहिर है कि हंटर अब दिल्ली से चल सकता है महाराष्ट्र के लिए। नमस्कार।